सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ गणेश की पुरानी लकड़ी की गाड़ी के पहियों की चर्र चर्र गूंज रही थी। सूरज आग उगल रहा था। ले लो भाई, मिट्टी की ठंडक ले लो, फ्रिज जैसा पानी मिलेगा, मटके ले लो। सामने वाले बड़े घर का दरवाजा खुला। एक औरत बाहर निकली। गणेश की आंखों में चमक आई। उसने गाड़ी रोकी। बहन जी, घड़ा देखेंगे? एकदम ताजी मिट्टी का है, पानी अमृत जैसा लगेगा। अरे भाई, आप कौन पाले ये झंझट? जरा सा धक्का लगा नहीं कि फूट गया। फिर नीचे पानी का रिसाव अलग होता है। हमने तो नया वाटर डिस्पेंसर लगवा लिया है, तुम आगे जाओ। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। गणेश वहीं सड़क पर बैठ गया। हे मिट्टी, तूने ही मेरा पेट पाला, अब तू ही मुझे भूखा मारेगी क्या? मेरा कसूर क्या है? बस यही कि मुझे तेरे अलावा और कुछ करना नहीं आता। कल भी खाली हाथ लौटा था, लगता है आज भी वही हाल है। शाम ढले जब गणेश घर पहुंचा तो घर की उदासी उसे लिपट गई। चंदा, उसकी छोटी बेटी, मिट्टी के एक टूटे हुए टुकड़े से खेल रही थी। उसे देखते ही वो दौड़ कर आई। बापू, कुछ लाए? भूख लगी है। माँ ने कहा था कि बापू आएंगे तो जलेबी लाएंगे। गणेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपनी खाली जेबें झाड़ी और चंदा को गोद में उठा लिया। बेटी, आज बाजार में जलेबी वाला नहीं आया था, कल पक्का लाऊंगा। पार्वती रसोई से बाहर निकली। उसकी धसी हुई आंखें सब सच बयां कर रही थी। चंदा, अंदर जा बेटा, बापू थक गए हैं। झूठ क्यों बोलते हो जी? बच्ची है, समझती सब है। कल तो किसी तरह पेट भर गया, लेकिन आज पड़ोस वाली चाची ने आज चावल देने से मना कर दिया। कहती हैं पुराना उधार चुकाओ तब नया मांगना। क्या करूं पार्वती, कोई खरीदता ही नहीं। सबको स्टील की चमक चाहिए। अब मिट्टी की कोई कीमत नहीं रही। हिम्मत मत हारिए, पर कुछ तो करना होगा। सेठ धनीराम के पास जाइए, लोग कहते हैं वो कर्ज देता है। हाँ पार्वती, अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। रात के अंधेरे में गणेश गांव के लालची सेठ धनीराम के दरवाजे पर पहुंचा। धनीराम अपनी हवेली के तख्त पर बैठा था। क्या है गणेश, इस वक्त कैसे आए? सेठ जी, घर में चूल्हा नहीं जला, मेरा परिवार भूखा है, कुछ उधार चाहिए था। उधार? बिना कुछ गिरवी रखे तो मैं धेला ना दूं। सुना है तेरे पास पुरखों की वो 2 बीघा जमीन है जिस पर तेरा घर बना है। वो तो मेरा इकलौता सहारा है सेठ जी। तो फिर भूख से लड़ो। देखो, मैं दयालु आदमी हूं। कागजात ले आओ, पैसे ले जाओ। ब्याज थोड़ा ज्यादा होगा, पर तुम्हारी जान तो बचेगी। गणेश मजबूर था। उसने अंगूठा लगाया। कुछ रुपयों की गड्डी लेकर वो घर आया। उस रात घर में चूल्हा जला। चंदा ने भरपेट खाया और गणेश के सीने पर सिर रखकर सो गई। पार्वती, कल मैं उस पार वाले गांव जाऊंगा। सुना है वहां अब भी लोग पुराने मिजाज के हैं। अगर 2 मटके भी बिक गए तो 2 वक्त का खाना हो जाएगा। आप जाइए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। बस अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, लौटने में देर हो सकती है। जो पैसे बचे हैं उससे कल का खाना ले आना। मैं उम्मीद लेकर जा रहा हूं, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अगले दिन गणेश दूसरे गांव पहुंचा। वहां उसकी किस्मत चमकती दिखी। दोपहर तक उसके 4-5 मटके बिक गए। गणेश के चेहरे पर मुस्कान थी। ये देखिए बाबूजी, इसमें पानी रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुएं का ताजा पानी पी रहे हो। उस शाम गणेश घर लौटा तो उसके पास कुछ पैसे और चेहरे पर चमक थी। पार्वती, आज कुछ कमाई हुई है। उस गांव के लोग अच्छे हैं, लगता है किस्मत बदल रही है। कल फिर जाऊंगा। बाबूजी,
कल मेरे लिए जलेबी लाओगे ना? हाँ बेटिया, अगर कल भी मटके बिक गए तो जलेबी पक्की। और सुनिए, अगर थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो चंदा के लिए कपड़ा भी ले आइएगा, उसके कपड़े फट गए हैं। हाँ पार्वती, इस बार खाली हाथ नहीं आऊंगा। अगले दिन जब वो फिर उसी गांव पहुंचा तो मंजर बदला हुआ था। लोग उसे देख रहे थे पर कोई पास नहीं आ रहा था। भाई साहब, आज नया मटका चाहिए। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कल शाम ही सेठ धनीराम की गाड़ी आई थी। उसने पूरे गांव में घर घर जाकर स्टील के जग और बाल्टियां मुफ्त बांटी हैं। अब कोई मटका क्यों खरीदेगा? गणेश के पैर तले जमीन खिसक गई। मुफ्त में? क्यों? कह रहा था कि वो पुण्य का काम कर रहा है, पर हमें क्या, हमें तो मुफ्त में स्टील मिल गया। गणेश समझ गया, सेठ धनीराम उसे बर्बाद करना चाहता था ताकि वो कर्ज न चुका पाए और उसकी जमीन हड़प ली जाए। ये व्यापार नहीं, एक साजिश थी। उदास मन से गणेश घर लौटा। घर के अंदर पार्वती और चंदा उसकी राह देख रहे थे। चंदा की आंखों में वही उम्मीद थी, आज जलेबी जरूर आएगी। जैसे ही गणेश आंगन में आया, पार्वती ने उसके खाली हाथ देखे और सब समझ गई। चंदा दौड़ कर आई। बापू, जलेबी लाए? गणेश ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। पार्वती ने धीरे से चंदा का हाथ पकड़ा और अंदर भेज दिया। पार्वती ने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया। 3 महीने बाद, 3 महीने में गणेश पूरी तरह टूट चुका था। अब वो गांव में उधार मांगकर और मजदूरी करके किसी तरह परिवार चला रहा था। एक दोपहर सेठ धनीराम 2 नौकरों के साथ उसके घर आ पहुंचा। क्यों गणेश, समय खत्म हो गया। ब्याज तो छोड़, मूल भी नहीं दिया तुमने। सेठ जी, हालात आपसे छिपे नहीं हैं। काम बंद पड़ा है, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मजदूरी? तेरी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी ये कर्ज चुकाने में। कागज मेरे पास हैं, अब ये घर मेरा है। पार्वती घबराकर आगे आई। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारी बच्ची है, थोड़ी दया कीजिए। दया से पेट नहीं भरता। शाम तक घर खाली करो, वरना मुझे तरीका आता है खाली करवाने का। गणेश, पार्वती और चंदा एक छोटी पोटली लेकर घर से बाहर निकल गए। गांव के बाहर एक टूटा हुआ मंदिर, वहीं उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। रात में बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपक रहा था। बापू, हम अपने घर कब जाएंगे? गणेश चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, हम जल्द ही जाएंगे, तुम चिंता मत करना। हाँ, 2 हफ्ते बीत गए। गणेश मजदूरी की तलाश में शहर गया, पर वहां भी उसे धक्के मिले। एक दिन वो खाली हाथ लौटा तो देखा पार्वती मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बना रही है। क्या कर रही हो पार्वती? इस मिट्टी ने हमें बर्बाद कर दिया, फिर भी इसी को सहला रही हो। मिट्टी ने बर्बाद नहीं किया गणेश, हमारी सोच ने किया। आजकल लोग मिट्टी के घड़े नहीं बल्कि खूबसूरती खोज रहे हैं। कल मैंने एक अमीर औरत को देखा, वो टूटे हुए गमले को भी सजा कर ले जा रही थी। तो मैं क्या करूं? आप छोटे मटके बनाइए, इतने छोटे कि हथेली में आ जाए, और उन पर डिजाइन बनाइए।
मैं अपनी पुरानी चूड़ियों के कांच और गेरू से उन्हें सजाऊंगी। हम उन्हें पानी के लिए नहीं, मेज पर सजाने के लिए बनाएंगे। क्या कोई खरीदेगा? एक बार कोशिश तो करे, अगर लोगों को पसंद आया तो पक्का खरीदेंगे। गणेश ने फिर से मिट्टी गूंथी। इस बार उसने घड़ा नहीं बल्कि एक सुंदर कलश बनाया। पार्वती ने उस पर अपनी सुहाग की बची हुई बिंदियां और कांच के टुकड़े चिपका दिए। रात भर दोनों ने जागकर 20 ऐसे नमूने तैयार किए। खंडहर में रात भर मिट्टी गूंथने के बाद गणेश सुबह अपनी टोकरी लेकर निकला। पार्वती ने अपनी पुरानी फीकी पड़ चुकी साड़ी के चमकीले गोटे काटकर छोटे छोटे मिट्टी के मटकों पर चिपकाए थे। गणेश गांव गया। वहां एक ऊंचे रसूख वाले आदमी ने उसे देखा। ओ कुमार, ये क्या बना रहा है? ये खिलौने कौन खरीदेगा? मटका ही ठीक था, ये तो कोई बच्चा भी नहीं लेगा। साहब, ये बड़ी मेहनत से मेरी पत्नी ने इसे सजाया है। तो पत्नी को बोल कि इसे घर में ही सजा कर रखे। यहां ये कबाड़ कोई नहीं खरीदेगा। गणेश दोपहर तक धूप में भटका। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उन सुंदर मटकों को देखने लगा जिन्हें पार्वती ने बड़ी उम्मीद से संवारा था। शाम को खाली हाथ लौटने पर चंदा ने जब खाली टोकरी देखी तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप कोने में जाकर लेट गई। वो खामोशी गणेश को अंदर से रुला दिया। पार्वती, शायद हमसे नहीं होगा ये सब। पूरा दिन घूमकर बस 10 रुपए मिले। पार्वती ने उसे हौसला दिया। आप हार मत मानिए जी, मुझे बस आप पर ही भरोसा है। अगर आप ही टूट गए ना तो ये घर, ये परिवार सब बिखर जाएगा। अगले दिन पार्वती ने गणेश के माथे पर तिलक लगाया। सुनिए जी, आज गांव की तरफ मत देखना, सीधे शहर के उस बड़े बाजार जाना जहां बड़ी बड़ी कोठियां हैं। गणेश 15 किलोमीटर पैदल चला। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर और ऊंची इमारतें उसे डरा रही थीं। वो एक आलीशान बंगले के गेट के पास फुटपाथ पर अपनी फटी चादर बिछाकर बैठ गया। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। दिन बीते और शाम होने लगी, लेकिन कोई भी नहीं रुका। सूरज ढलने को था। गणेश अपनी टोकरी समेटने ही वाला था कि एक कार रुकी। एक महिला उतरी। उसने चश्मा हटाया और गणेश के बिछौने की तरफ बढ़ी। ओ गॉड, क्या ये हाथ से रंगे हुए हैं? जी जी मैम साहब, मेरी पत्नी ने इन्हें पुरानी चूड़ियों और रंग से सजाया है। अमेजिंग! ये विलेज आर्ट तो बुटीक में हजारों का मिलता है। तुम ये कितने में दोगे? मैम साहब, 20 रुपए का एक। भाई, तुम अपनी कला का अपमान कर रहे हो। ये 10 पीस हैं, ये लो 2000 रुपए। और सुनो, अगले हफ्ते मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगी। क्या तुम और बना सकते हो? मुझे थोड़े बड़े और अलग रंगों में चाहिए। हाँ मैम साहब, बना सकता हूँ। अगले हफ्ते आपको जरूर मिलेगा। गणेश के हाथों में 2000 के नोट थे। उसने अपनी हथेलियों को छुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये असली है। पैसे मिलते ही गणेश के दिमाग में सबसे पहले चंदा और पार्वती का चेहरा आया। वो भागकर एक बड़ी दुकान पर गया। भाई साहब, सबसे बढ़िया सूती साड़ी दिखाइए, लाल रंग की, उस पर काम होना चाहिए। दुकानदार ने उसे शक की निगाह से देखा, पर जब गणेश ने नोट दिखाए तो उसने सबसे सुंदर साड़ी निकाली। इसके बाद गणेश मिठाई की दुकान पर गया। 1 किलो जलेबी, एकदम ताजी और चाशनी में डूबी हुई। जब वो खंडहर पहुंचा तो
तो अंधेरा हो चुका था। पार्वती एक दिया जलाकर बैठी थी और चंदा सो गई थी। पार्वती, ओ पार्वती, दिया पास ला। पार्वती डरते हुए बाहर आई। गणेश ने झोले से साड़ी निकाली और पार्वती के हाथों में रख दी। ये क्या है गणेश? इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने? नहीं पार्वती, ये हमारी मेहनत का पैसा है। शहर की एक बड़ी मेम साहब ने हमारे काम को कला कहा। उन्होंने इसके 2000 रुपए दिए। पार्वती वहीं जमीन पर बैठ गई और साड़ी को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये बरसों की तपस्या के सफल होने के आंसू थे। तभी गणेश ने चंदा को जगाया। चंदा, उठ मेरी बच्ची, देख बापू क्या लाया है। चंदा ने आंखें मलते हुए देखा। गणेश ने जलेबी का एक बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। बापू, ये तो बहुत मीठी है। आप सच में मेरे लिए लाए? गणेश का गला भर आया। उसने चंदा के बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ बिटिया, तू रोज इसकी रट लगाती थी ना। ले, जी भर के खा मेरी गुड़िया, अभी और भी हैं। चंदा किसी अनमोल खजाने की तरह चाव से जलेबी खाने लगी। उसके चेहरे की मासूम खुशी देख गणेश और पार्वती की नजरें मिली। दोनों के होठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों के कोर भीगे हुए थे। वे जानते थे कि इस एक छोटी सी जलेबी के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, पर चंदा के चेहरे की चमक ने उनके हर दर्द को एक पल के लिए मीठा कर दिया था। उस रात गणेश और पार्वती ने जागकर नई योजना बनाई। अब वे सिर्फ मटके नहीं, बल्कि मिट्टी की यादें बना रहे थे। समय का पहिया घूमा और ऐसा घूमा कि सब कुछ बदल गया। शहर के हस्तशिल्प मेले ने गणेश की कला को पंख दे दिए। अब उसके पास 5 सितारा होटलों के ऑर्डर थे और बड़े बड़े लोग ऑर्डर दे रहे थे। वो बेचारा गणेश नहीं, गणेश कलाकार बन चुका था। एक दिन गणेश अपनी नई गाड़ी लेकर गांव लौटा। धूल उड़ती हुई सीधे उसकी पुरानी झोपड़ी के सामने रुकी, जिसे सेठ ने हड़प लिया था। लेकिन नजारा बदला हुआ था। आलीशान हवेली में रहने वाला सेठ धनीराम आज उसी फूस की झोपड़ी के बाहर एक फटी हुई टाट पर बैठा था। उसका सारा धंधा डूब चुका था। किस्मत ने उसे वहीं ला खड़ा किया था जहां कभी गणेश खड़ा था। राम राम सेठ जी, पहचाना? गणेश, तुम यहाँ इस गाड़ी में? हाँ सेठ जी, वही मिट्टी वही चाक, बस मेरी जिद नहीं थी। सब चला गया गणेश। ऊंचे अरमानों ने मुझे सड़क पर ला दिया। जिस झोपड़ी से तुम्हें निकाला था, आज कुदरत ने मुझे उसी की शरण में डाल दिया। ये सब तुम्हारी हाय का नतीजा है। मैं हाय देने नहीं आया सेठ जी। ये लीजिए अपना कर्जा, सूद समेत, और ये रहे मेरी जमीन के कागज जो आपने धोखे से अंगूठा लगवा कर लिए थे। अब इन पर दस्तखत कर दीजिए। बेटा, अब कहां जाऊंगा मैं? मेरे पास तो सर छुपाने को ये टूटी छत भी नहीं बचेगी। गणेश, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उस दिन घर से निकालना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दे गणेश। गणेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसमें दर्द भी था। सेठ जी, मैं आप जैसा नहीं हूं। मैंने सहा है और सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये आपका कर्ज पूरा का पूरा। और जहां तक इस घर की बात है, आप यहीं रहिए। मुझे ये जगह नहीं चाहिए, बस अपना स्वाभिमान वापस लेने आया था। गणेश ने गांव के बाहर एक बड़ी वर्कशॉप खोल ली। अब गांव के हुनरमंद कुम्हार सेठ की गुलामी नहीं, गणेश के साथ मिलकर कलाकारी करते थे। शाम का समय था। ढलते सूरज की लाली चाक पर पड़ती मिट्टी को सोना बना रही थी। हाजी, सुनते हो, आज फिर शहर से चिट्ठी आई है। वो बड़े साहब कह रहे थे कि विदेशी लोग हमारे इन घरों के दीवाने हो गए हैं। मिट्टी की ताकत है पार्वती। जब तक इसे कीचड़ समझा गया, पैरों तले रौंदी गई। जब इसे कला का रूप मिला,
तो मंदिर की मूरत बन गई। चंदा भागती हुई आई, हाथ में एक रंगीन दिया लिए। बापू बापू देखो, मैंने इस पर सितारे बनाए हैं। क्या ये भी समंदर पार जाएंगे? बिटिया, ये दिए नहीं, हमारी तकदीर के सितारे हैं। अब तेरी पढ़ाई और तेरे सपने कभी मिट्टी में नहीं मिलेंगे। सच कहा। लोग कहते थे कि मिट्टी के काम में क्या रखा है। आज इसी मिट्टी ने हमें वो इज्जत दी जो सोना भी नहीं दे पाया। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है पार्वती, ये गरीब की उम्मीद और पसीने की खुशबू है। जब तक चाक घूम रहा है, हमारा सिर कभी नहीं झुकेगा। शिक्षा। जब पुराने रास्ते बंद हो जाए तो हुनर को नए सांचे में ढालना ही सफलता की कुंजी है।